घनत्व का फॉर्मूला होता है बच्चों द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, किसी कण का अणुभार ओब्लिक परमाणु भार, किसी भी कण का अणुभार ओब्लिक परमाणु भार जो होता है बच्चों वो होता है कैपिटल एन। यानी कि किसी भी कण के अणुभार या परमाणु भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। लास्ट टाइम मैं आपको समझा चुका था ये, और आप सभी को पता है जितना अणुभार होता है उतनी ही क्या होती है? ग्राम में मात्रा होती है। जितना अणुभार होता है उतनी ग्राम में मात्रा। तो पदार्थ का कितना मोल होता है? वो 1 मोल। आपको पता हो लास्ट ईयर हमने मोल कंसेप्ट पहला चैप्टर हमने यही पढ़ा था कि परमाणु भार या अणुभार ग्राम में मात्रा बटे परमाणु भार या अणुभार कितने मोल होते हैं? 1 मोल। और 1 मोल में कणों की संख्या बच्चों कितनी होती है? Na, आवागाद्रो संख्या। कितनी होती है? Na, आवागाद्रो संख्या, जिसका मान आप सब बच्चों अच्छी तरह जानते हो 6.023 × 10⁻23 होता है। अच्छा, यानी कि चूंकि Na यानी कि 6.023 × 10⁻23 कणों का भार कितने ग्राम है बच्चों? कैपिटल M ग्राम है। इसलिए एक कण का भार कितना हो जाएगा बच्चों? इतने बटे इतना। यानी कि Na का मतलब ये वाली संख्या, आवागाद्रो संख्या। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उस पदार्थ का अणुभार या परमाणु भार और ग्राम में मात्रा इक्वल होती कि नहीं होती बच्चों? बराबर होती है। लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था 11th क्लास में। सबसे पहला चैप्टर हमारा यही था, मोल अवधारणा। वहां हमने पढ़ा था मोल के 3 सूत्र। उसमें से एक सूत्र था बच्चों किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, अणुभार या परमाणु भार। तो किसी कण का अणुभार या परमाणु भार जब हमने कैपिटल M ग्राम माना तो इसमें कणों की संख्या भी इतनी होगी 1 मोल के बराबर। और कितनी होती कणों की संख्या 1 मोल में? 6.023 × 10⁻23 कणों का भार, यानी कि कैपिटल M ग्राम। तो बताओ बच्चों एक कण का भार कितना निकलेगा? M/Na ग्राम। और यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या को हम यहाँ किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों? जेड से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? जेड से। तो बताओ बच्चों एफसीसी यूनिट सेल के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको पूछा भी था, एफसीसी यूनिट सेल में अवयवी कण बता सकते हो बच्चों मैसेज टाइप करके मुझे कहाँ कहाँ होती है प्रेजेंट? एफसीसी यूनिट सेल में अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? आप मुझे टाइप करके बता सकते हो। चैट बॉक्स में देखते हैं कौन बता पाता है सबसे पहले। एफसीसी यूनिट सेल में अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? मैं अवयवी कणों की संख्या नहीं पूछ रहा हूँ। वेरी गुड। आशीष ने बताया है, महेश ने बताया है कि 8 + 6। शाबाश बच्चों, यानी कि 8 कोनों और 6 फलकों पर होती है। शिवानी सेन ने भी सही बताया बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे कि यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या। वेरी गुड, बहुत अच्छे शेरीन। पदम नागर ने बहुत अच्छा बताया 8 + 6, बहुत बढ़िया बच्चों। रवि गोचर बहुत अच्छा, फलकों पर और कोनों पर। अब बताओ बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपसे पुट करता हूं यहाँ पे कि जो अवयवी कण कोनों पर होता है तो एक अवयवी कण का योगदान कितना होता है? बहुत अच्छा रोहित। जो अवयवी कण कोनों पर होता है तो एक अवयवी कण का योगदान कितना होता है? एक बार प्लीज फिर से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1/8 बच्चों, शाबाश। यानी कि 8 कोने तो 8 × 1/8 यानी कितना है? 1। अच्छा, फलकों वाला कौन बताएगा? देंगे फलकों पर। फलकों पे बताया बच्चों लिख के। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। आरती ने बताया सबसे पहले फलकों पर कितने होते हैं? 1/2 एक कण का योगदान। और टोटल फलक पे कितने होते हैं? 6। तो कितना हो गए? 3। यानी कि 1 + 3 टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 4। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा। मुझे यही उम्मीद थी आप सभी से। देखो एफसीसी यूनिट सेल के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। यानी कि टोटल अवयवी कणों की संख्या कोनों और फलकों पर है तो कितना हो जाएगा टोटल? इस तरह से 4। इसी प्रकार से बच्चों, इसी प्रकार से बीसीसी यूनिट सेल के लिए जो जेड का मान होता है वो कितना आता है? 2। कोई बता सकता है मेरे को बच्चों कि बीसीसी यूनिट सेल में अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? जैसे कि वेरी गुड, गुलनाज ने बहुत अच्छा बताया। एक तो केंद्र पे और कोने पर। बहुत अच्छा महेश, बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों इसी तरह से रेस्पॉन्स दोगे तो बहुत मज़ा आएगा मैं आगे भी पढ़ने में। वेरी गुड। इल्मा ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। रोहित प्रजापति, काई केंद्र और कोनों पर, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो बच्चों काई केंद्र यानी कि काई केंद्र कितना होता है? एक घन का 1 होता है। कितना होता है? 1। और 1 का योगदान पूरा का पूरा 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 1। और कोने कितने होते हैं? 8। और कोने का योगदान जस्ट अभी हाल आप सबने बताया कितना होता है? 1। तो टोटल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2।
तो बीसीसी यूनिट सेल के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि जेड क्या है यहाँ पे, कणों की संख्या। जेड क्या है बच्चों यहाँ पे, कणों की संख्या। तो बीसीसी यूनिट सेल के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, सरल घनीय मात्रक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होता है, यानी कि इस तरह से 8 × 1/8। टोटल जेड का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, हम यहाँ बात कर रहे थे घनत्व की। घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। किसी क्रिस्टलीय ठोस के घनत्व का सूत्र स्मॉल डी से हम प्रदर्शित करते हैं, डेंसिटी को डी से। अब देखना, यहाँ था द्रव्यमान बटा आयतन। बच्चों बताना, एक कण का भार कितना था, m/na। एक कण का भार कितना है बच्चों, m/na। हाँ बच्चों, एक कण का भार है m/na। m क्या है, परमाणु भार या अणु भार, और na क्या है, आवागाद्रो संख्या। एक कण का भार है यहाँ पे। तो बताओ बच्चों, जेड कणों का भार कितना होगा, जेड अपन यहाँ पे यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या क्या मानी, जेड। तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू m/na इंटू, अच्छा यहाँ मैंने यहाँ क्या था, आयतन, और घन का आयतन आप सभी को पता है, भुजा का क्यूब, और घन की भुजा हमने क्या मानी है, स्मॉल a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ बच्चों ये टॉपिक? कल लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज मेरे को एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वेरी गुड, ठीक ठीक बच्चों, मैं समझ गया, आप सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आया बच्चों। इस फॉर्मूले में देखो बच्चों, जेड जो है, ये जेड क्या है, कणों की संख्या। किसकी संख्या है, जेड, कणों की संख्या। ये एम क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा अणुभार। क्या है बच्चों, एम अणुभार। अच्छा, और जो ये एन है बच्चों, ये एन क्या है, आवागाद्रो संख्या। ये एन क्या है बच्चों, आवागाद्रो संख्या। और ये ए क्या है यहाँ बच्चों, घन की भुजा। क्या है ए यहाँ पर, घन की भुजा। ठीक है बच्चों, जेड एक बार फिर से बता दूं, डी तो घनत्व है, जेड हमारा क्या है, कणों की संख्या, एन ए क्या है, आवागाद्रो संख्या, एम क्या है बच्चों, अणुभार, और ए क्या है, घन की भुजा। बच्चों अब इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल सोल्व कराता हूँ आपको। एक मैं कराऊंगा और बच्चों एक आपको खुद से सोल्व करना है। नहीं आता है तो मेरे को नेक्स्ट डे आपको कॉल करके किसी भी तरीके, किसी भी माध्यम से मेरे को पूछना है। यहाँ देखो बच्चों, 2 न्यूमेरिकल मैं आपको नोट्स सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले से इनके। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल सामने है, ध्यान से देखना। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, एक फलक केंद्रित घनीय, एक फलक केंद्रित घनीय तत्व जिसका परमाणु भार दिया हुआ है ये 60। क्या है इसका, ये परमाणु भार। एक फलक केंद्रित घनीय तत्व जिसका परमाणु भार 60 है, की कोष्टिका की कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। पिकोमीटर आप सभी जानते हो बच्चों, एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, हम इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, वो देख लेंगे हम। अगर नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे, करना चाहेंगे तो कर देंगे, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, उसका घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, घनत्व। बच्चों सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल सामने आता है, सबसे पहला वर्क आपको क्या करना है, आपको उसमें जो डाटा आपको दिया हुआ है, जो भी उसके अंदर बोल रहा है वो चीज आपको लिखनी है। दिया गया है यानी कि गिवन, दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ आपको, देखो सबसे पहले फलक केंद्रित। अब फलक केंद्रित घनीय तत्व में आपको पता है जेड यानी कि कणों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। अच्छा, एम अणुभार उसने दे रखा है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, और वो बोल रहा है कोष्टिका की कोर की लंबाई, यानी कि ए का मान भी दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया हुआ है, 400 पिकोमीटर। कितना दे रखा है उसने, 400 पिकोमीटर। अब बच्चों यहाँ पे घनत्व को हमें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है। सामान्यतः हम किस में ज्ञात करते हैं घनत्व को, ध्यान रखना आप, कुछ भी नहीं दिया हुआ किस में ज्ञात करना है तो किस में ज्ञात करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। वो भुजा का क्यूब आता है बटे में बच्चों, और ऊपर भार, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, तो ग्राम सेंटीमीटर में क्यूब ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, या 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर लिख सकता हूं। या अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कर सकता हूं मैं, 100 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना, 1 मीटर, यानी कि 10⁻2 इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा बच्चों, 400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यही बचेगा ना, सॉरी सेंटीमीटर।
एक बार फिर ध्यान से देखना बच्चों इसको, पिकोमीटर को मैंने सबसे पहले मीटर में चेंज किया, तो क्या हो गया, 1 पिकोमीटर यानी कितना होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, सॉरी, ठीक है। और इसको भी अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे उसको, 10⁻10 सेंटीमीटर, यानी कि डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि 1 पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻−10 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए का मान दे दिया, अब हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, वो डी पूछ रहा है बच्चों, डी यानी कि घनत्व। एक बार फिर ध्यान से देखना क्वेश्चन, एक फलक केंद्रित घनीय तत्व जिसका परमाणु भार कितना है, 60 की कोष्टिका की कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है बच्चों, कितनी है, 400 पिकोमीटर, उसका घनत्व ज्ञात करना है। जेड फलक केंद्रित की वजह से जेड का मान हमने कितना लिया, 4, आप सभी को पता है जेड के लिए, फलक केंद्रित के लिए जेड का मान 4 होगा, कोनों पर प्लस फलकों पर, इसका परमाणु भार कितना है, m इज इक्वल टू 60, और यहाँ पे इसकी कोर की लंबाई, कोर यानी वही घन की भुजा की लंबाई, a इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और हमसे क्या पूछ रहा है, घनत्व। आप सभी को पता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा घनत्व का सूत्र जेड इंटू एम बटा एन इंटू ए क्यूब। देखो बच्चों, इन सब का मान हमारे पास है, इन सब के मान हम इसमें फिल करते हैं और आंसर आ जाएगा। जेड का मान कितना है, 4, एम का मान कितना है बच्चों, ये रहा 60, एन ए का मान आप सभी को होता है बच्चों, कितना होता है, 6.023 या 02 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्स में रसायन विज्ञान में लगभग में आंसर को सही माना जाता है, ठीक है बच्चों। 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, इंटू ए का मान कितना है, ये पूरा दे रखा, हम इसको यहाँ पर रख देते हैं बच्चों, 400 इंटू 10⁻−10 का क्यूब, यही होगा बच्चों। देखो जेड का मान यहाँ से रखा, एम का मान ये रहा, ए का मान मैंने ये वाला यहाँ सेंटीमीटर में रख दिया, और ये आपको पता है एन ए का मान, एन ए का मान भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 6.023 या 02 इंटू 10⁻23। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, एक बार मैसेज में लिख के बताएं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, ओके ओके बच्चों, ठीक ठीक ठीक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 4 इंटू 60, पहले हम इसको पूरा ओपन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ देखना आप, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, 400 इंटू 400 इंटू 400, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 10⁻⁻30, ठीक बच्चों। अब इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं बच्चों, इन दो और इन दो को कैंसिल करके मैं अगर ऐसा डायरेक्ट लिख दूं 10⁻6, कोई प्रॉब्लम इसमें, मैंने ये 100 करके 10⁻6 लिख दिया, 3 जीरो थी, लिख सकता हूँ, तो ये 4 इंटू 60 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, 10⁻23 हो जाएगा ये, ठीक है। 10⁻23 तो ये लिख ही दिया, और ये 10⁻, इसमें से 6 गया, 30 में से माइनस का 6 प्लस हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻24। कोई समस्या नहीं बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब एक बात देखना बच्चों, क्या मैं, सॉरी, यहाँ से ये 4 को, अच्छा, और 4 को मैं 3 बार लिख दूँ यहाँ से, 4 इंटू 4 इंटू 4, इस 4 को मैंने 4 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अच्छा, 4 को 4 से हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कैंसिल। और बच्चों इसको अगर मैं 6 इंटू 10 कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग देखो 6 और ये 6.02 लगभग एक जैसा ही, लगभग में हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ ऊपर क्या बचेगा बच्चों, 10, ये 10 बच गया। नीचे देखो 10⁻23 अगर ऊपर जाती है तो 10⁻−23, 10⁻−24 अगर ऊपर जाएगी बच्चों तो 10⁻+24 बटा नीचे क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 4। अच्छा, 10⁻+24 और ये, तो क्या मैं इसको ऐसा कर दूं, 10 इंटू 10 बचेगा, यानी कि 100 और 4 चौक 16। और जब हम इसको काटेंगे बच्चों तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब।
क्लियर हुआ बच्चों? सभी को न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? एक बार मुझे मैसेज से बताएं आप प्लीज़, सभी बच्चे एक बार मुझे मैसेज से लिख के बताएं बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ न्यूमेरिकल? अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ आप एक बार मेरे को मैसेज से लिख के बताएं। फिर हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड बच्चों। अच्छा, एक बार और समझा रहा हूं मैं। किसी ने कहा बच्चों ने एक बार और समझाने के लिए, ठीक है बच्चों, मैं एक बार और इसको क्लियर करता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें। एक फलक केंद्रित घनीय तत्व 60 की कोष्टिका की कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। ठीक है, उसका घनत्व ज्ञात करना है हमें। घनत्व किस में ज्ञात करेंगे? सामान्यतः हम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, पिकोमीटर में दिया हुआ है तो 1 पिकोमीटर यानी कि 10⁻12 मीटर या फिर 10⁻10 सेंटीमीटर। हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हमें देखना है। फलक केंद्रित घनीय तत्व, फलक केंद्रित घनीय तत्व यानी कि फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल में जेड का मान कितना होता है बच्चों? जेड का मान होता है 4। आप सभी को पता है, पहले भी हम देख चुके। इसमें कैपिटल एम का मान उसने दे रखा है 60। ए यानी कि कोर की लंबाई कितनी दे रखी है उसने? 400 पिकोमीटर। 400 पिकोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आंसर हमें किस में लाना है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको घनत्व पूछे तो सबसे पहले आप किस में कोशिश करेंगे लाने के लिए? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब यहाँ से डी का मान हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। डी यानी कि घनत्व। ठीक है, और सबका मान हमें दिया हुआ है तो डी का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। यही पढ़ा है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने। डी जेड का मान कितना है बच्चों? 4। एम का मान कितना है? 60। एन ए का मान मैंने कितना रख दिया? इतना। ठीक है, पूरा ये। और ये जो पिकोमीटर है 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब, इसका क्यूब कर लिया। 10⁻10 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻10 तो 10⁻30 हो गया। ठीक है, और 2 0 2 0 3 बार 10⁻6 हो गया। अब 30 में से 6 गए तो कितना बचेगा यहाँ? 10⁻24। 10⁻23 प्लस के था। तो इस तरह से हमने जब इसको कैलकुलेशन किया बच्चों, कैलकुलेशन को आप आराम से देख सकते हो बच्चों, घर पे क्लियर हो जाएगा, आप देख लेना। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे से दोबारा पूछना, मैं दोबारा भी इसको बता दूंगा क्लास में। अब बच्चों ये न्यूमेरिकल जो मैंने बताया है इसी की तरह का ये न्यूमेरिकल अगला है, इसको आपको खुद को सोल्व करना है। देखो बच्चों, सेम एज इट इज वो की वही चीज है इसमें क्वेश्चन में, जैसे ऊपर में दे रखी है। देखो आपने NaCl की एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई यानी कि ए का मान। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? दिया गया है बच्चों, ये न्यूमेरिकल में बता नहीं रहा हूं, क्या क्लियर नहीं हुआ बच्चों? ये कैलकुलेशन दोबारा बताऊं मैं आपको? गुलनाज दोबारा बतानी बेटा ये कैलकुलेशन। अच्छा 6.02 बच्चा, 6.02 तो वो है ना आवागाद्रो संख्या, 6.023 होता है, लेकिन अपने 6.02 भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। 6.023 इंटू 10⁻10⁻23 ये 11th क्लास का है बच्चा, और ये है मोल अवधारणा से आवागाद्रो संख्या। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अच्छा किससे काटा उसको बेटा? आपने 6 से काटा है। देखो आप, मैं एक बार दोबारा से इसकी बताओ बच्चों, कैलकुलेशन दोबारा बता रहा हूं मैं इसकी, है ना। देखो आप, ये कैलकुलेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप सभी बच्चे, ध्यान से देखें। बड़ी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। 4 इंटू 60 6.02 इंटू 10⁻23। इसको बच्चों अपन ने 60 को 6 इंटू 10 लिख दिया, और देखो लगभग 6.02 इसको अपन ने नेग्लिजिबल मान लिया। लगभग 6 हुआ है तो 6.02 को हम 6 भी बोल सकते हैं बच्चों। 6.02, अगर 2 आगे होता तो फिर भी हम 20 मानते हैं, लेकिन 02 तो इसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया और इसको 6 से कैंसिल कर दिया। ये किया है, क्लियर हुआ गुलनाज? ठीक है, 6 को 6.02 को कैंसिल कर दिया हमने, और हमारा आंसर जो आया ना लगभग में आया है 6.25, और लगभग जो आंसर होता है वो बिल्कुल सही माना जाता है इसके अंदर रसायन विज्ञान में। क्लियर? 6 से 6 गया। आगे बढ़ूं बच्चों में? ठीक है, हाँ तो देखो बच्चों, सेम इसी की तरह का न्यूमेरिकल है। हाँ ठीक बेटा ठीक। NaCl की एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई 564 पिकोमीटर है, यानी कि ए का मान दे रखा है 564 पिकोमीटर। अब आपको खुद को करना रहेगा ये, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है वो क्या? घनत्व। और देखो उसने बोला है NaCl का जो क्रिस्टल है वो FCC यूनिट सेल में, यानी कि जेड का मान इसके लिए भी कितना होगा? 4। और उसने NaCl का वो भी दे रखा है न्यूमेरिकल में,
NaCl का क्या दे रखा है, अणुभार यानी कि कैपिटल M, वो कितना दे रखा है 58.5। बच्चों ये पूरा का पूरा और ये बिल्कुल सेम एज इट इज, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इसी तरह से वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बच्चों, 2.17 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जिसका भी आंसर आया बिल्कुल सही आया है, 2.17 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इसका आंसर है, एक बार आप खुद से सोल्व करके देखना, नहीं आता है तो कल एक बार फिर मेरे से पूछना। अब आज बच्चों मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिल्कुल न्यू टॉपिक है बच्चों। जो बच्चे आज पहली बार भी बैठे होंगे उन्हें भी क्लियर होगा, ध्यान से देखना। नया टॉपिक है बच्चों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिक्ति। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बहुत मजेदार न्यूमेरिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है रिक्ति। रिक्ति को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड्स, यानी कि खाली स्थान। रिक्ति का मतलब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा, रिक्ति का मतलब रिक्त स्थान को ही हम क्या बोलेंगे, रिक्ति कहेंगे। अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिक्ति होती क्या है। देखो बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बच्चों, आप सभी को पता है क्रिस्टलीय ठोस में अभिकर्ण बिल्कुल पास होता है, लेकिन इसके बीच में जो ये गैप है अवयवी कणों के बीच में, इसी गैप को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, रिक्ति के नाम से। मैं आपको इसके नोट्स वगैरह सब सेंड कर दूंगा, आज ही सेंड कर दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद ही सेंड कर दूंगा। पहले आप इसको अच्छे से समझें, क्लियर हो। और किसी को भी क्लियर नहीं होता है, आपको बेझिझक शर्माना नहीं होता है बच्चों। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जब तक आप लोग मेरे से अपने मन की बात नहीं कहेंगे, अपने मन की बात नहीं बताएंगे, तब तक आप ही बताएं आप मैं कैसे क्लियर करूंगा आपकी ये प्रॉब्लम। आप जो भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल को आपको खुल के बोलना है, और आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है बच्चों अपना, जब जाके हमारा काम बनेगा। और 12th क्लास बोर्ड एग्जाम है बच्चों, इसको सीरियसली लेना। 11th क्लास लोकल एग्जाम थी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 12th क्लास को हमें सीरियसली लेना है, एक एक बच्चे के लिए। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप जब भी मेरे से बोलेंगे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, रिक्ति की बात कर रहे थे हम, तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी सिंपल सी ही बनेगी कि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को ही क्या कहते हैं, इन खाली रिक्त स्थान को ही रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिक्ति। हमारे सिलेबस में रिक्ति दो प्रकार की, होने में बच्चों रिक्ति बहुत सारे प्रकारों की होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने प्रकार की दी है, ये 2 प्रकार की। बच्चों ये वीडियो बंद करो प्लीज अपना, किसी बच्चे ने वीडियो ऑन कर लिया, प्लीज अपना वीडियो बंद करो ये। तो कितने प्रकार की होती है रिक्ति, ये जनरली 2 प्रकार की होती है। ध्यान से देखना, रिक्ति 2 प्रकार की पढ़ेंगे हम यहाँ पे। रिक्ति दीज आर 2 टाइप्स। एक होती है बच्चों हमारी अष्टफल की रिक्ति, मैं आपको इसको पेन के डायग्राम से बना के समझाऊंगा अभी। अष्टफलकीय रिक्ति। और एक होती है बच्चों चतुष्फलकीय रिक्ति। अच्छा बच्चों, सिंपल सा फंडा है, जो अष्टफलकीय रिक्ति है ना 6 अवयवी कणों से घिरी होती है। कितने अवयवी कणों से घिरी होती है, 6 से। ध्यान रखना, कितने अवयवी कणों से घिरी होती है, 6 अवयवी कणों से। यानी कि ये वाला खाली स्थान कितने अवयवी कणों को टच करेगा, 6 अवयवी कणों। वो कैसे करेगा अभी जस्ट बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके। और चतुष्फल की रिक्ति कितने अवयवी कणों को टच करेगा, 4 को। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ चतुष्फल की तो 4 है, यहाँ अष्टफल की तो यहाँ 8 नहीं है, कितने हैं यहाँ, 6। अब कैसे करता है वो आप देखो, मैं एक बना के बता रहा हूँ आपको किस तरह से। थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना बच्चों, ये चीज को देखो बच्चों। सपोज करो ये बिल्कुल मिड सेंटर है, और मिड सेंटर में रिक्ति उपस्थित है, यानी खाली स्थान। क्या उपस्थित है यहाँ मिड सेंटर में, खाली स्थान इस जगह। और आप देखो, ये मैंने एक ऊपर लगाया, और ये मैंने एक कहाँ लगाया, नीचे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। सपोज करो एक अवयवी गोला यहाँ है बच्चों, कहाँ एक अवयवी गोला, यहाँ। फिर दूसरा अवयवी गोला कहाँ है बच्चों, यहाँ। तीसरा इस तरह से इधर, और चौथा इस तरह से इधर, 5वां इधर, और छठा ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से कितने अवयवी गोले हो गए, देखो आप चारों तरफ से एक जैसा नजर आ रहा है ये 6 अवयवी गोले। और बीच का खाली स्थान कितने अवयवी गोलों को टच कर रहा है, 6 को। एक यहाँ वाला अवयवी गोला पूरा, एक यहाँ वाला, 2 3 ये 4 ये 5, और ये इधर वाला 6।
ठीक है। अब अगर अपन इन अवयवी गोलों के सेंटर को मिलाते हैं बच्चों, तो देखो एक फलक बना, दूसरा फलक, तीसरा फलक और ये चौथा फलक, और 4 ही फलक कहाँ होंगे, इधर नीचे की तरफ होंगे। तो ज्यामिति कैसी बन जाएगी, अष्टफलकीय। और ये रिक्तिका, जो ये रिक्त स्थान है, ये कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, 6 अवयवी कणों से। कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है बच्चों, 6 अवयवी कणों से। एक बार फिर से ध्यान से देखना, यहाँ 20 सेंटर में, इस 20 सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे ये इस तरह से मैंने पकड़ रखा है इन पेनों को, इस 20 सेंटर में जो खाली स्थान है वो एक अवयवी कण, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अवयवी कण से, यानी कि 4 तो एक तल में, एक ऊपर और एक नीचे वाले विकर्ण से घिरा हुआ है। और जब हमने इनके केंद्रों को मिलाया तो केंद्रों को मिलाने पर कैसी ज्यामिति बनी, एक फलक, दूसरी फिसलनी, तीसरी फिसलनी, इसके ऊपर टेंट लगाते हैं अपन तंबू, तो एक फलक, एक फिसलनी, दूसरी फिसलनी, तीसरी फिसलनी, चौथी फिसलनी और 4वीं फिसलनी कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो जब अष्टफल की ज्यामिति बनेगी, ये कौन सी ज्यामिति बनेगी, अष्टफल की। इसीलिए हमने इस बीच वाली रिक्तिका को क्या कहा, अष्टफल की रिक्तिका। कौन सी रिक्ति कहा हमने, अष्टफल की रिक्ति। बच्चों इसी आधार पर हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। देखना परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा ये बनेगी बच्चों कि किसी क्रिस्टल में 6 अवयवी कणों से घिरा हुआ स्थान, ये वाला स्थान कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयवी कणों से घिरा हुआ रिक्त स्थान, जिनके केंद्रों को मिलाने पर, इन अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर, ठीक है, जिनके केंद्रों को मिलाने पर कैसी ज्यामिति सामने आती हो, अष्टफल की ज्यामिति। तो उस रिक्तिका को क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं बच्चों। कौन सी रिक्ति कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। क्लियर हुआ होगा बच्चों, एक बार मुझे लिख के बताएं मैसेज से, एक बार मुझे मैसेज से लिख के बताएं बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अष्टफल की रिक्ति। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, ठीक 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 बच्चों, मुझे पता लग गया, क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, अब बात कर रहा हूं मैं चतुष्फल की रिक्ति की परिभाषा की। दोनों को साथ साथ लेके देखते हैं हम, ठीक है। अब ये तो कितने कितने गोलों से घिरा हुआ था रिक्तिका, 6 से। ये कितने से घिरी हुई है, 4 से। अब 4 से किस तरह से घिरी हुई है वो भी आप समझे। देखो यहाँ इसको नीचे, इसके नीचे समझाता हूं मैं। ये एक अवयवी गोला, ठीक है बच्चों, ये दूसरा अवयवी गोला और ये तीसरा अवयवी गोला, ठीक। अब मैं जो अगला अवयवी गोला है उसको ऊपर बना रहा हूं इसके, ठीक। अब देखना ये वाला जो खाली स्थान है कितने को टच कर रहा है, ये 1, 2, 3। और अगर इसके ऊपर भी एक अवयवी गोला आ जाए ऊपर की तरफ, सेकंड लेयर पे, तो बताओ बच्चों ये वाला जो खाली स्थान है कितने गोलों को टच कर रहा है, ये 4 गोलों को। कितने गोलों को टच कर रहा है, ये 4 अवयवी गोलों को, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, चतुष्फल की रिक्ति। क्यों दिया चतुष्फल की रिक्ति, इसको भी मैं इस आधार पर समझाता हूं। ये देखो बच्चों, मैंने 1, 2, 3 एंड 4 कितने पेन लिए मैंने, 4 पेन। अब इन्हीं से हम बनाएंगे। देखना ये 3 तो एक तल में है, यानी कि कुछ ऐसे देखें आप, और ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये बच्चों अब देखो यहाँ बीच में रिक्ति है, ठीक है, और एक अवयवी गोला कहाँ आ गया, ऊपर। कहाँ आ गया एक अवयवी गोला, ऊपर। तो ज्यामिति कुछ ऐसी बनेगी, तीनों झुक जाते हैं ये नीचे, इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से, एक ऊपर आ जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर इसके ऊपर टेंट लगाते हैं हम, तो एक फिसलनी, एक फलक, ठीक है, 2 फलक, 3 फलक और चौथा फलक नीचे की तरफ। तो कौन सी ज्यामिति बनेगी, ये चतुष्फल की ज्यामिति। फिर से देखना, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, ये 3 फलक, ये नीचे वाले 3, 1, 2 और ये 3, ये नीचे वाले, और एक ये ऊपर वाला अवयवी गोला ऊपर आ जाता है, तो ठीक है। तो उनकी केंद्रों को मिलाने पर ज्यामिति कैसी बन रही है बच्चों, चतुष्फल की है। तो ऐसी वाली रिक्ति जो 20 सेंटर में खाली स्थान होगा, जो कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, 4 से, और प्रत्येक अवयवी कण के केंद्र को मिलाने पर ज्यामिति कौन सी बन रही है, चतुष्फल की है। तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, कौन सी रिक्ति बोलेंगे, चतुष्फल की रिक्ति कहेंगे। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसकी परिभाषा। चतुष्फल की रिक्ति की परिभाषा क्या बनेगी, किसी क्रिस्टल में 4 अवयवी कणों से घेरा गया रिक्त स्थान, जिनके केंद्रों को मिलाने पर कैसी ज्यामिति बनती है, चतुष्फल की ज्यामिति। कैसी ज्यामिति बनती है, चतुष्फल की। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। बहुत अच्छा बच्चों। हाँ बच्चों आगे देखें अब अपन थोड़ा सा इसमें और डेप्थ में जाएंगे। ठीक ठीक बच्चों, बहुत अच्छा क्लियर है सबको। तो यहाँ से रिक्ति की सिंपल परिभाषा मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, रिक्ति। रिक्ति कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की।
अष्टफल की रिक्ति में एक अवयवी कण देखो इस तरह से होता है ये, इसको भी मैं यहाँ डायग्राम से समझा देता हूँ। ये 4 अवयवी कण तो क्या है बच्चों, एक ही तल में। एक अवयवी कण कहाँ होगा, इसके जस्ट ऊपर, और एक अवयवी कण कहाँ होगा, इसके जस्ट पीछे, कागज के पीछे की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो 4 एक तल में, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसको हम कौन सी रिक्ति कहेंगे, अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति को बच्चों ऑक्टा, इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बोलते हैं। और जो चतुष्फल की रिक्ति है बच्चों, इसको इंग्लिश में टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लास कभी भी फिनिश हो सकती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, अभी खत्म होने के बाद अपने आप कभी भी क्लियर बंद हो सकती है, लेकिन जब तक हम समझते हैं इसको। ठीक है, अब इसको तो हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितने अवयवी कणों से टच है, ध्यान रखना बच्चों, अष्ट लिख रहा है तो यहाँ ऐसा नहीं है कि 8 अवयवी कणों से, केवल कितने अवयवी कणों से घिरी हुई है ये, 6 से। यहाँ चतुष्फल के, यहाँ 4 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ अष्टफल के का 8 मत कर देना बच्चों, प्लीज, है ना, ध्यान रखना इस बात को। 6 अवयवी कणों से, लेकिन वो अष्टफल के नाम इसलिए रखा है क्योंकि 6 अवयवी कणों से मिलकर ज्यामिति कैसी बन गई, अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और इसको हम शॉर्ट एंड स्वीट में जब भी हम इसका उपयोग करेंगे आगे, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में एक शब्द यूज करूंगा, OV। क्या शब्द यूज करूंगा मैं यहाँ पे, OV, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बच्चों बहुत मजेदार न्यूमेरिकल बनेंगे, सभी बच्चों को क्लियर होंगे, ये हर एक बच्चे को आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहा था मैं, इसको तो OV कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, TV। क्या बोलते हैं हम इसको,